नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात तो चुनाव की ही होगी। चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं पांचों राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, फिर पंजाब की। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ना, हम राम राज्य में जाने की तैयारी भी करने लगते हैं। जी हां, राम राज्य। वादे ही ऐसे किए जाते हैं, दावे ही ऐसे किए जाते हैं, ऐसे घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं कि बस इस दफा तो आ जाएगा राम राज्य। लंबे इंतजार के बाद अब हम राम राज्य में जिएंगे, जिंदगी गुजर बसर करेंगे। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, स्कूटी, साइकिल, लैपटॉप, पैड, स्मार्टफोन, कर्ज माफी, रोजगार, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। जो आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा सोचते हैं राजनीतिक दल। और यूपी में आज इससे भी आगे सोचा अखिलेश यादव ने भी। पेंशन की बात हुई, एक नया वादा किया है पेंशन का। अब जो सरकारी नौकरी में है, पेंशन उनके लिए बुढ़ापे का सहारा होती है। मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूं, हमें पेंशन नहीं मिलती है। मिल जाए तो मैं भी उछलने लगूंगा, बल्ले बल्ले करने लगूंगा। आज अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी अगर उनकी सरकार आती है तो। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या है और ये नई कब आई। दरअसल नई पेंशन व्यवस्था इजाद की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 2004 में, और राज्यों को यह हक दिया गया था आप भी लागू करना चाहें तो कर दें। तो उत्तर प्रदेश में साल 2005 में जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अब पुरानी पेंशन व्यवस्था क्या थी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका कम से कम 50% आपको रिटायरमेंट के बाद ताउम्र मिलता रहेगा। आप भी चले गए तो आपके परिवार, आपकी धर्मपत्नी, उन्हें भी पेंशन मिलेगी। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया गया। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह हो गई। एक शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। कुछ उस तरह की व्यवस्था कर दी गई कि 60% आपको मिल जाएगा, 40% वो एन्युटी, वार्षिकी के तौर पर कितना ब्याज मिलता है या बनता है वो आपको पेंशन के तौर पे दी जाएगी। बाजार से लिंक कर दिया गया तो पेंशन जाहिर सी बात है कम हो गई, सरकार पर भी बोझ कम हुआ। पर सरकारी कर्मचारी को लगा अरे मुझे तो ठग लिया गया। उसके उसी डर को कैच करने की कोशिश है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना मिलेंगे, यानी कि 1,500 रुपए महीना। जैसे किसानों को सम्मान निधि देती है केंद्र सरकार, ताल ठोकती है बीजेपी इस बात को लेकर। हर 4 महीने में 2,000, हर साल में 6,000 रुपए किसानों को देते हैं। तो गरीब महिलाओं को अब 18,000 रुपए सालाना, यानी कि 1,500 रुपए महीना। 18 साल से ज्यादा के 40% दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। डिसेबिलिटी 40% तक है तो। और दावा यह किया जा रहा है कि जी इससे तो 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यूपी में बड़े आंदोलन भी हुए हैं इस बात को लेकर कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जाति धर्म का भेद मिटाओ, पुरानी पेंशन बहाल कराओ, पुरानी पेंशन अधिकार है, बुढ़ापे का आधार है, ऐसे नारे गूंजे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया कि ये तो घोटाला करने का एक और अवसर ढूंढ रहे हैं। इस बार
10.8 अरब इंटू 3 के घोटाले का सपना देख रहे हो क्या? और यह घोटाले का आरोप क्यों लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? वो इसलिए कि जब समाजवादी की सरकार आई 2012 से 2017 के बीच, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को और दिव्यांगों को 500 रुपए महीना दिए जाते थे, यानी कि 6,000 रुपए सालाना। और 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने वादा किया था कि इसे बढ़ाकर मैं 1,000 रुपए कर दूंगा। पर योगी आदित्यनाथ सरकार जब आई तो उन्होंने यह पेंशन योजना ही बंद कर दी थी कि इसमें तो गड़बड़ झाला है, इसमें तो घोटाला है। तो अब पेंशन की रेवड़ी बांटी जा रही है उत्तर प्रदेश में, और यह वो उत्तर प्रदेश है जहां का सालाना बजट, पिछला बजट जो था 5,55,000 करोड़ का, यह तो खर्च करने वाली है सरकार। कमाई कितनी? 4,30,000 करोड़ की। 1.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा, वित्तीय घाटा, यानी कि कर्जा लेना पड़ेगा सरकार चलाने के लिए। उससे पिछली बार यह 85,000 करोड़ का था। तो बजट का डब्बा गोल होता रहे, लेकिन वादे करने हैं, वो पूरे हों या ना हों, उनमें फिर बाल की खाल निकाली जाए। यही हाल पंजाब का भी है। पंजाब में 2,73,000 करोड़ का कर्ज है, वित्तीय घाटा है, यानी कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, वो वाला हाल है। 2 साल में यह बढ़कर 3,73,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हो जाएगा। पर चुनाव है, लोगों को लुभाना है, फ्री में जो दिया जा सकता है वो दिया जाना है, क्योंकि बटन दबवाना है। तो इसी कवायद में आज क्या घोषणा की, अब उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, अखिलेश की जुबानी सुनिए। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हालांकि मैं पढ़ना चाहूं तो पूरा पढ़ भी सकता हूं, लेकिन हमारे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए घोषणा पत्र में हम लोग समाजवादी लोग शामिल करने जा रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, यूपी के मीडिया प्रभारी हैं, कांग्रेस के पत्रकार रह चुके हैं, अब राजनीतिक जामा ओढ़ लिया है, पंकज श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान और रामनाथ यादव, अध्यक्ष हैं रिटायर्ड एम्प्लॉई एंड पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। तो राकेश त्रिपाठी, ये पेंशन की घोषणा कर दी, सरकारी पेंशन फिर से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, अगर सरकार आती है। पेंशन टेंशन दे रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी आज इस हताशा में हैं कि वो तमाम सारी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिन घोषणाओं को लेकर के 2012 से लेकर के 17 तक जब उनकी सरकार रही है तब उन्होंने क्या किया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की जनता जरूर देखेगी। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे जरूर पूछेगी कि 2012 से लेकर के 17 तक जब आपकी सरकार थी तब आपका पेंशन को लेकर के क्या रोल था। सच्चाई तो यह है कि समाजवादी पेंशन के नाम से जो 300 रुपए की राशि वो जारी करते थे, उसमें भी 4.5 लाख लोग ऐसे थे जो योगी सरकार ने आने के बाद जब जांच कराई तो 4.5 लाख पात्र मिले। और रोचक तथ्य है संदीप जी कि 44,000 तो ऐसे थे जो मर चुके थे, उनके नाम पर भी समाजवादी पेंशन जा रही थी। 10 अरब से ज्यादा का घोटाला समाजवादी पार्टी ने किया था। तो पेंशन को लेकर के समाजवादी पार्टी का रोल किस तरह का रहा है, भूमिका किस तरह की रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज वो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की भी बात कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश में दिन की पारी लाइट आती थी और रात की पारी लाइट आती थी। यूपी के बाहर के जो आपके दर्शक हैं शायद वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि दिन की पारी लाइट और रात की पारी क्या होती है। जब दिन में लाइट आती थी तो रात में नहीं आती थी, जब रात में आती थी तो दिन में नहीं आती थी। यानी जो 300 यूनिट बिजली सप्लाई नहीं कर पाता था वो आज 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहा है। अखिलेश यादव जी की हवाई घोषणाएं किस तरह के डेस्परेट है कि कैसे भी सत्ता ले आए, आसमान से तारे तोड़ करके ले आए, कहिए तो चांद आपके सामने प्रस्तुत कर दें। अखिलेश यादव जी इस तरह कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी करने का वादा कर सकते हैं। मतलब अखिलेश यादव करें तो उनका कैरेक्टर ढीला है और आप करते हैं तो वो रासलीला आप करते हैं जी कि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए की आप दे रहे हो, डीजल के दाम कितने भी बढ़ जाएं उसमें बिजली के दाम बढ़े रहें। बिजली के दाम तो आपने भी अभी घटाए ना, जो ट्यूबवेल पे इस्तेमाल करते हो उसकी दरें आपने आधी की। तो यहां पर 18,000 रुपए गरीब महिलाओं को सालाना देने की बात करें या पुरानी पेंशन व्यवस्था, आपके घर में भी सरकारी कर्मचारी होंगे जिनकी नौकरी 2005 के बाद लगी होगी, क्या वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करते कि ना तो जी मुझे डीए मिलता, ये बाजार से क्या लिंक कर दी, अरे वो तो रिटायर्ड, वो हमारे चचा हमारे ताऊ वो 50-60 हजार रुपए की पेंशन ले लेते हैं, मुझे तो पल्ले हाथ मिलेगी 10-15 हजार रुपए। ये बातें होती हैं कि नहीं होती, या मेरी जानकारी गलत है? नहीं संदीप जी, देखिए आपकी जानकारी अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कि है, जनता पार्टी ये मानती है, हो सकती है कि है इसके युवाओं के लिए नहीं मैंने कहा ना कि आपकी बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक हो सकती है। हाँ। मेरी बातें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड इसको लेकर के हमेशा क्लियर किया है। हम ये मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जितनी तनख्वाहें हमने बढ़ाने का काम किया है, जितनी तरह की उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही भी साथ साथ सुनिश्चित करने का काम किया है, क्योंकि इन्हीं सरकारी कर्मचारी ये तंत्र है, इसी तंत्र के भरोसे सरकार अपनी नीतियों को जनता के लिए लागू करने का काम करती है। सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए, हमने उनके तमाम ख्याल रखे भी हैं। पिछले 5 साल में कितने सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए राकेश? 4.5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4.5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ है, कोई क्षेत्रवाद नहीं हुआ है, किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार की संभावना नहीं हुई है, कोई सिफारिशों के आधार पर नहीं हुआ है, जाति विशेष के लोग भर्ती नहीं किए गए हैं जैसा पिछली सरकार में हुआ करता था। शिक्षा मित्र कितने रेगुलराइज कर दिए, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। भर्ती आयोग ही इस समय एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, शिक्षा मित्र 45,000 रुपए कमा रहे थे पहले, आज की तारीख में 14 से 16,000 रुपए मिल रहे हैं, ना उनकी बहाली हो पाई, यानी कि उनकी परमानेंट नियुक्ति हो पाई। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेकर सवाल पूछ रहा हूं। देखिए संदीप जी, शिक्षा मित्रों को लेकर के समाजवादी पार्टी के शासन में किस प्रकार से उनके साथ क्रूर मजाक किया गया था, नियमों को ताक पर रख करके किस प्रकार से उनके साथ मजाक करते हुए उनको परमानेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरी मामले की लड़ाई पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराना यह हमारी जिम्मेदारी होती है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 2 अगली भर्तियां, उसमें उनको वेटेज देकर के भर्ती करने का दायित्व जो सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 68,500 की भर्ती और 69,000 की भर्ती में शिक्षा मित्रों को समायोजन करने के लिए उनको हमने अवसर भी दिया है, उनको अधिकार भी दिया है, अंक भी दिए हैं, और उसमें जो लोग भी चयनित होकर के आए वो शिक्षा मित्र आज परमानेंट पोस्टिंग पर पहुंचे हैं। बाकी शिक्षा दरोगाओं की भी भर्ती हुई थी ना 2018 में, उसको बढ़ा करके 10,000 से ज्यादा हमने करने का काम किया। दरोगाओं की भर्ती भी शुरू हुई थी 2018 में, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। 2,486 ऐसे दरोगा वर्दी पहने अपने घर में इंतजार कर रहे हैं कौन से थाने को ज्वाइन करना है, कर रहे हैं ना? देखिए संदीप जी, आज हमने 1 लाख से ज्यादा भर्ती, आज 1 लाख लगभग 20,000 के आसपास में एक्यूरेट आंकड़ा आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाहियों की और दरोगाओं की भर्ती मिलाकर के करने का काम किया है। हमने आज, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, इसमें 1-1 लाख से ज्यादा की भर्तियां करने का काम हमने केवल इन 2 विभागों में किया है। इन दोनों विभागों की अगर भर्तियों को जोड़ लिया जाए, मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में इन 2 विभागों में करने का काम प्रक्रिया शुरू की है। ये चुनाव आते ही राम राज्य की परिकल्पना होने लगती है ना, मैंने शुरुआत में कहा। नहीं, प्रक्रिया नहीं शुरू कर दी है। अरे नौकरियां मिल गई हैं, अच्छा। नौकरियां मिल गई, तनख्वाहें मिल रही हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए जूही सिंह, अभी पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे, ये पुरानी पेंशन व्यवस्था
को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था लागू किसने की थी? वो 2005 में, मेरी याददाश्त गलत तो नहीं है, कि मुलायम सिंह यादव ही थे सूबे के मुख्यमंत्री। और अब होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। हम लोगों ने पार्टी के पटल पर यह निर्णय किया है कि कठिनाइयां बहुत थी, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक और इंटरनल विभागीय सर्कुलर निकाला था, जिसमें आपने मेंशन किया कि 50 साल से ऊपर के लोगों को वो रिटायर करेंगे। 2 साल से त्रासदी झेल रहे हैं, हम सबको सिक्योरिटी चाहिए। और कई बार ये हम लोग जब सरकार में थे तब भी इस पर विचार विमर्श होता था कि जो पेंशन है जिन लोगों को मिलनी चाहिए और जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की है, इसका निर्णय वो लोग ले रहे हैं जो ऑलरेडी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आते तो हैं। पिता की गलती का भूल सुधार करने चल पड़े हैं अब अखिलेश यादव। भूल सुधार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आज की जरूरत है कि कर्मचारियों को, जो हमारे 14 लाख कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करके देनी चाहिए। आज की ये जरूरत तो मतलब है। गणित लगा लिया आपने, 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, एक परिवार में 5 व्यक्ति, तो 70 लाख लोग, मतलब कम से कम 50 लाख तो वोटिंग एज वाले हो गए। गणित लगा लिया आपने। संदीप जी, हम तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं। इतनी झूठी पार्टी जो कहती है कि 70 लाख नौकरियां हम देंगे, और आज इस पटल पे बेशर्मी से कहती है कि हमने 4 लाख नौकरियां दी, जिसमें से कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो नहीं, पटल पर जो जानकारी दी गई वो 6,65,000 की दी गई, 70 लाख नहीं। और कहा कितना था? 70 लाख नौकरी कही थी, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां। तो इनकी जरा मैचिंग करिए। दूसरी बात है कि विभागीय पदों का सृजन, एक और हमने इसके साथ बात की है, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था वो खत्म होनी जरूरी है। हर विभाग में पद हैं, पदों का सृजन हमने आरंभ भी किया था। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार हो गई है, अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये राग की समाजवादी पार्टी ने क्या किया, आप ये बता दीजिए ना। 5 साल में आपने क्या किया कर्मचारियों तो गरीब के लिए? महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना देंगे, 40% दिव्यांगों को 18,000 रुपए सालाना देंगे। वो अलादीन का संदीप जी, ये जो 10 अरब वाला घोटाला बार बार बात हो रहा है, तो 5 साल में इनकी अजीब अकर्मण्य सरकार थी कि बस टेलीविजन पे बोलना होता है कि घोटाला समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन कुछ इन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो क्या घोटाला के ये पार्ट थे? और ये भी बता दें कि आशा बहुएं आंगनवाड़ी, उनका कितना इन्होंने वेतनमान बढ़ाया है? क्या समाजवादी पार्टी से ज्यादा बढ़ाया है? क्या उनकी कोई भी ट्रेनिंग की व्यवस्था इन्होंने की? योगी जो आरोप है, आरोप ये भी है जूही सिंह कि जो ये समाजवादी पेंशन योजना थी वो उन्हें भी मिलती रही जो जीवित ही नहीं थे। 4 लाख लोग ऐसे थे जिन्हें बगैर नियम पेंशन दी जा रही थी। बंदरबांट हो रही थी क्या संदीप जी? और भारतीय जनता पार्टी सो रही थी 5 साल तक, अपना भ्रष्टाचार कर रही थी। जहां इनके पीएस पैसा खा रहे थे, इनके मंत्री जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के लोगों को नौकरी, अपने भाई को नौकरी दिला रहे थे। जब एक जाति के लोग बांदा में नियुक्त किए जा रहे थे, तो जातिवादी व्यवस्था वो थी, और वो स्पष्ट थी, वो कागज पे थी। एक व्यक्ति तो नेपाल भी फरार हो गया, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इसको नौकरी दी है। बाकी कितने रोजगार का सृजन इन्होंने किया, एमएसएमई में क्या किया, छोटे और मझोले दुकानदारों के लिए क्या किया, और मध्यम वर्ग के लिए क्या किया? क्या खिलवाड़ की चीज है कि आपका जब मर्जी आए आप सिलेंडर की कीमत बढ़ा दें? आप कह रहे हैं तो 5 साल तक आपने महंगी बिजली क्यों दी? आपने 1 मेगावाट का कारखाना तो उत्तर प्रदेश में लगाया नहीं। मैं बता सकती हूँ, आंकड़े इनको बता सकती हूँ। जहां जहां आईटीआई, जहां जहां डिग्री कॉलेजेस लड़कियों के हैं, जरा राकेश त्रिपाठी को अपने सचिवालय से पता कर लेना चाहिए कि उनको बंद क्यों रखा गया। इसलिए कि समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया। रोजगार का सृजन तो वैसे ही होता है। नहीं, इस सब में पैसे लगते हैं ना, तो उसको चालू क्यों नहीं? पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 18,000 रुपए सालाना देंगे, 40% दिव्यांगों को 18,000 रुपए सालाना देंगे। तो वो अलादीन का चिराग कहाँ आपने छिपा रखा है? या वो दीवारों में वो नोट कहीं छिपा रखे हैं, बुलडोजर चलेंगे उन पे? अभी चल रहे हैं, कई जगह चले नहीं है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी की स्पेशलिटी है, बुलडोजर और दीवारों में नोट छपाना, और कहाँ ढूंढना, अपने आदमियों के यहाँ छापा डलवाना, दूसरे का नाम डाल देना। जब समाजवादी पार्टी अपना बजट भी लेकर आएगी, ये भी सही है कि हमें अपनी आमदनी को
कहां से हम लाएंगे और उस पे सामंजस्य हम कैसे स्थापित करेंगे। हम लैपटॉप का वितरण पहले वर्ष में कैसे करेंगे, हम चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। खाते हमने सबसे ज्यादा खुलवाए हैं, तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो समाजवादी पेंशन की बात की जाती है उसमें रुपए बांटे नहीं जाते थे, वो डायरेक्ट खाते में जाते थे। और सारा भ्रष्टाचार क्या ये भारतीय जनता पार्टी छुपा रही थी? बहुत देखा है हमने, जेपीएनआईसी पे चढ़ गए थे इनके कुछ अफसर और कुल्हाड़ी और क्या कुदार लेकर, साथ ही आगरा एक्सप्रेसवे की भी टेस्टिंग हो रही थी, रिवर फ्रंट के बारे में भी बहुत बात हुई। अब जो है तथ्यों का बात है, और बजट में हम इसको बैलेंस करेंगे। ये बात सही है कि घाटा है, आमदनी का सृजन हमें करना पड़ेगा। तो आमदनी तो तभी होगी जब हम मंडियां बनाएंगे, हम कारखाने बनाएंगे और नए कारखाने खर्चा पहले खड़ा कर दिया, आमदनी के बारे में अभी सोचेंगे। खर्चे के बाद आमदनी, उसको बैलेंस करेंगे सर, इसमें क्या है? ऐसे ही तो होता है। हम अपना एक टारगेट सेट कर रहे हैं, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि हमें लैपटॉप, या अपनी जेब के हिसाब से अपने खर्चे बांधता है। भाई हम तो यही करते हैं, इतनी हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है इकोनॉमिक्स दोनों ही के। चीजें लागू होती हैं। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में आप मुझसे बेहतर हैं, लेकिन दोनों ही चीजें लागू होती हैं। यदि हम अपना कोई मापदंड बनाएं, एक राजनीतिक पार्टी है, उस मापदंड के हिसाब से हम अपने खर्चों को कैसे सीमित करेंगे, अन्य खर्चों को, नए पदों का सृजन कैसे करेंगे, पुरानी पेंशन योजना कैसे लागू करेंगे, एमएसएमईज को कैसे रिवाइव करेंगे, ये तो हम अपने घोषणा पत्र में लाएंगे। ठीक है। तो पंकज, मतलब मोटी मोटी बात यह है, आज मैं अपने सवाल भी बोलना भूल गया, दूसरा सवाल ही मैंने ये रखा है कि फ्री का हल्ला बोल बजट का हो जाए चाहे डब्बा गोल, तो फ्री का हल्ला बोल है, बजट का डब्बा गोल होना भी तय है। ये हो या ना हो, पर एक सपना तो देख लो जी, राम राज्य आने वाला है, सब लोग आप इसी में लगे हुए। नहीं संदीप जी, सपना देखने का हक सबको है और सपना दिखाने का भी हक सबको है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से आर्थिक अर्थव्यवस्था को उत्तर प्रदेश का कबाड़ा किया है, आज 4 साल की जो औसत ग्रोथ है उनकी वो 0.43%, आधी % से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो टेक्निकल जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, ऐसे 66% जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। लगातार चारों तरफ बेरोजगारी से त्राही त्राही हो रही है, महंगाई से त्राही त्राही हो रही है। तो उस सरकार के खिलाफ जब कोई पार्टी खड़ी है तो वो जनता को बताएगी कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। और आपका जो मूल प्रश्न है वो ये है कि आपके पास क्या कोई आर्थिक व्यवस्था है उस आमदनी की जिसको आप खर्च करना चाहते हैं? तो कम से कम कांग्रेस के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं, कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है। हमने लंबे समय तक इस देश में सरकार चलाई है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। कोई भी घोषणा जो कांग्रेस पार्टी ने की है वो बिना उसको जांचे परखे कि इसका स्रोत क्या होगा, हमने कोई घोषणा नहीं की है। और हमारा पूरा दावा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो जो भी हमने वायदे किए हैं उन सारे वायदों को पूरा किया जाएगा। और नहीं, उत्तर प्रदेश में तो दूर की कौड़ी लग रही है पंकज, लेकिन पंजाब का उदाहरण ले लेता हूं, जहां 5 साल से आपकी सरकार है और फिर से सरकार भी बन सकती है। और आपने कहा अर्थ नीतियों को लेकर आप बड़े प्रैग्मेटिक हैं, तो पंजाब में 2,73,000 करोड़ का वित्तीय घाटा है। अगले 1.5 साल में ये बढ़कर 3.25 लाख करोड़ होने की आशंका है, अनुमान है। और वहां पर भी यही फ्री में ले जा, फ्री में ले जा, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, स्कूटी ले लो, लैपटॉप ले लो। संदीप जी, पहली बात तो अर्थव्यवस्था में वित्तीय घाटा इटसेल्फ आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये कोई इतना भयावह चीज नहीं होती कि अगर घाटे की अर्थव्यवस्था है तो उसमें विकास नहीं होता। इसके पूरी दुनिया में उदाहरण है, मैं आपको इसके बारे में क्या सुझाव। दूसरी बात, कोई जिल्ले इलाही नहीं है कि आप बैठ गए दे दो। अरे आप हैं कौन भाई? जनता ने आपको चुन के दिया है, बिल्कुल इसलिए दिया है कि कल्याणकारी राज्य है। आप कल्याणकारी राज्य हैं तो लोगों की आमदनी बढ़ाना, उनको सुविधाएं देना। और बिल्कुल कल सड़कों पर कुछ साल पहले तक इस देश में सड़कों पर टोल टैक्स उस तरह से नहीं लिए जाते थे जैसे आज लिए जा रहे हैं। तो आज परेशानी लोगों की ज्यादा हो रही है। एक जमाने में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत इस देश में सरकारी कर्मचारियों को इतनी पेंशन दी जाती थी कि उनका जो बुढ़ापा है वो बिना किसी चिंता के कटे। देखिए, एक आप जीवन भर काम करते हैं और उसके बाद जो आपका समय बचता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं, तो आप इस चिंता में रहे कि कहीं बाजार न चला जाए, कहीं आप दूसरों के सामने हाथ न फैलाए, उसकी जगह उनको सोशल सिक्योरिटी दी गई। तो हमारा संविधान ये बात कहता है कि हम एक ऐसे लोकतंत्र है जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर खड़ा है। तो कोई सरकार एहसान नहीं करती है
तो अगर पार्टियां ये वादा करती है कि हम जनता को ये सुविधा देंगे, तो कोई एहसान नहीं करती है। और हम जनता के बीच क्यों नहीं है? बहुत सी दुनिया में ऐसे देश है जिनको आप पूंजीवादी देश कहते हैं, जहां अर्थव्यवस्था में सारा विकास के सारे आयामों को करने के बावजूद जहां पे स्वास्थ्य पूरी तरह मुफ्त है, एजुकेशन पूरी तरह मुफ्त है, बहुत सी चीजें मुफ्त है। तो मुफ्त अपने आप में कोई इतना मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे बांट दे रहे हैं और उसमें बुरा मान नहीं नहीं, पर भारत में क्या होता है, विदेश का तो उदाहरण आप देने लगे डॉक्टर अहमद खान, भारत में क्या होता है फिर? 120 रुपए पेट्रोल के दाम देने पड़ते हैं ना, 110 रुपए डीजल के दाम देने पड़ते हैं ना, और वो देशभक्ति का हवाला दिया जाता है कि जी कोरोना में मुफ्त टीकाकरण हो रहा है, इलाज पर खर्च हुआ, अस्पतालों में खर्च हुआ, सड़कें बन रही हैं जी, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप ही को देना पड़ेगा। आप लोगों की फ्री की रेवड़ियां, इनकी भरपाई भी तो मेरी ही जेब से, आम आदमी की जेब से ही हो रही है ना, कान दूसरे तरीके से पकड़ लिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये चुनावी सब सगुफे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जो भाई पार्टियां चुनाव से पहले ये सब बात करती हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे, पिछली बार कहा था, लागू 1% भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, एक भी वादा नहीं पूरा किया। और कह रहे थे कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता। आप देखिए पेट्रोल डीजल का दाम जब से 5 राज्यों के चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। $87 पर बैरल हो गई है कीमत। अब बाजार तय नहीं करता है, अब ये नहीं बढ़ेंगे, ये अभी आप तय मानिए कि 10 मार्च के बाद ही आएगा नंबर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का। संदीप जी मैं पूरी बात कह रहा हूं, यही आ रहा है कि 10 मार्च के बाद देखिएगा बाढ़ की तरह से दाम बढ़ेंगे, बहुत तेजी से दाम बढ़ेंगे। ये रोक रखा है इन लोगों ने, ये जनता को गुमराह करने के लिए। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं कई चैनलों पर कह चुका हूं, कोई बात को सुनता ही नहीं है। इनके वहां उत्तर प्रदेश में कर्मचारी कल्याण निगम है, जो कर्मचारियों के हित के लिए कैंटीन चलाती है। उसमें 700 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 5 साल से 1 रुपया की तनख्वाह नहीं मिली। आप पता करवा लीजिए, उनके अध्यक्ष महामंत्री हमसे मिलने आए थे और अपना ज्ञापन हमको दिया, हमने इसको आगे भेजा, तो पता चला है कि मुख्यमंत्री जी ने एक वित्त मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, मुख्यमंत्री ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। 700 परिवार भूखा मर रहा है उत्तर प्रदेश में। हमने पैनल में बैठे, चाहे जू सिंह बैठी हो चाहे कोई बैठा हो, सबसे मैंने आग्रह किया था कि आप लोग इस बात को उठाइए। एक आदमी अगर भूखा मरता है उत्तर प्रदेश में तो जानिए इंसानियत का भूखमरी हो रही है। 700 परिवार कैसे जी रहा होगा, ये दर्द को समझिए। आज भी मैं पैनल पर सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इस बात को समझिए। आप तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन नई सरकार बनने के बाद 700 कर्मचारियों को कम से कम 5 साल का, नहीं तो 1 साल का, 2 साल का कुछ तो पैसा दीजिए, जिससे उनका काम कर सके। न शादी कर रहे हैं, न ब्याह कर पा रहे हैं, न बिजली का बिल दे पा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। अब आप किसानों की बात ले लीजिए, किसानों का दाम कौन बढ़ा रहा था? 125 रुपये से लेकर 250 रुपया तक बहन कुमारी मायावती ने बढ़ाया। और उसके बाद जब राकेश टिकैत के पिताजी लखनऊ में आए और धरना प्रदर्शन करने लगे, बहन जी ने कहा कि देखिए बातचीत कर लीजिए, धरना प्रदर्शन वापस लीजिए और आप जाइए अपने घर, सुबह अखबार पढ़िएगा। तो उन लोगों ने 20 रुपया का कहा था, 20 रुपया हमारा गन्ना का दाम बढ़ जाए। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जानकारी कर लीजिएगा। 20 रुपए की जगह पे 40 रुपया बहन कुमारी मायावती ने गन्ने के दाम बढ़ाया। तो गन्ना नहीं है, गन्ना किसान नहीं है क्या? या किसानों की बात नहीं होगी क्या? सिर्फ कर्मचारियों की बात होगी? कर्मचारियों में तो जो बात हो रही है वो तो ऑलरेडी पाए हुए, लेकिन जो किसान रात दिन गर्मी जाड़ा बरसात में अपने खेत में गन्ना बोता है, तो यही कंपीटिंग डिमांड्स का खेल हो रहा है ना डॉक्टर अहमद खान, कि हम उसका एक दूरगामी हल निकालने के बजाय, वो रेवड़ी शब्द में इसीलिए कह रहा हूं कि अभी ये मीठी गोली खा लो, इसी में आपका इलाज हो जाएगा। दरअसल हम इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं क्या? मैं राजनीतिक जमात से, आप क्योंकि हैं, मैं तमाम लोगों से ये सवाल है और आप भी इस सवाल का जवाब देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग एडवांस में जो बात कहते हैं, देखिए जमुना एक्सप्रेसवे, क्या हमारे बहन कुमारी मायावती पहले कहा था क्या कि हम जमुना एक्सप्रेसवे बनाएंगे? नहीं, कहा नहीं था, लेकिन शानदार जमुना एक्सप्रेसवे बना के दिया। और शुरुआत उत्तर प्रदेश में अगर एक्सप्रेसवे का शुरुआत हुई तो बहन कुमारी मायावती के शासन में शुरुआत हुई, उसके बाद सारे लोगों ने शुरुआत किया। अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, आप एक बार सड़क पर चढ़िए, आखिर तक आपको न पेट्रोल मिलेगा, न डीजल मिलेगा, न नाश्ता मिलेगा, न चाय मिलेगा, न वॉशरूम मिलेगा। ये जल्दी में इन्होंने बना दिया।
काम कुछ उसमें हुआ नहीं। न कहीं मंडी बनाई, न कहीं मंडी से किसानों के बैठने के लिए जगह बनाई, न मंडी के लिए कोई स्थान दिया उसे, न कहां से गांव वाले चढ़ेंगे कहां से उतरेंगे ये भी नहीं दिया। सीधा चलिए आप 400 किलोमीटर 500 मीटर आप कहीं तो ये होड़ होती है क्या? मैं यही तो सवाल है रामनाथ यादव साहब, ये वोट पाने की होड़ में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं। अब कहा जा रहा है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो जाएगी क्योंकि 12-13 लाख कर्मचारी सीधे इससे जुड़े हुए हैं। यह राजनीतिक हित है या दरअसल ये जनता की आवाज थी जिसकी सुनवाई हो रही है? रामनाथ यादव, सवाल आपसे था। रामनाथ यादव, आपको सवाल सुनाई दे रहा है? हेलो, आपको सवाल सुनाई दे रहा है रामनाथ यादव? जी सर, जी। सवाल आपसे ही था। ये वोट पाने की होड़ में ऐसी घोषणाएं की जाती हैं या दरअसल सरकारी कर्मचारियों की ये दुखती रग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए? देखिए, इस सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था आज से नहीं है, राजा महाराजा के टाइम पर से थी ये। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 1982 को फुल बेंच में फैसला दिया था कि ये डिफर्ड पे है। वेतन का लंबित, जो कार्यकालीन सेवा में लंबित वेतन होता है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है। और पेंशन की उतनी धनराशि होनी चाहिए कि उसका जीवन यापन सही से हो सके और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी नौकरी के टाइम पे थी वो बनी रहे, इसलिए दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था नाम दिया भारत सरकार ने 2004 में, लेकिन इम्यूनिटी मिलती है। जो पैसा कटा हुआ है पेंशनरी फंड बना, 60% उसको कैश दे दिया जाता है, 40% कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसी इन्वेस्टमेंट का जो एन्युटी वार्षिकी होती है उसी को राष्ट्रीय पेंशन नाम दिया गया है। अगर इसको स्वनिवेशित धन वापसी योजना कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी। मेरी परिभाषा के अनुसार ये पेंशन नहीं है। जहां तो वादों की बात है, माननीय योगी जी ने भी लिखित वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे और वो अपने वादे को भूल गए। और जहां तक वर्तमान मुख्यमंत्री जी की बात, अखिलेश जी की बात है, ये जो वादा कर रहे हैं घोषणा पत्र में तो ठीक है, हमारे कर्मचारियों की मांग भी है कि घोषणा पत्र में मांग हमारी रखी जाए। लेकिन हमारा ये अनुभव कहता है जिन पदाधिकारियों को बगल में बैठा करके घोषणा कर रहे थे उस पदों पर मैं 15 साल सेवा कर चुका हूं संगठन की, और नॉन पॉलिटिकल रह के ही संघर्ष करने के बाद ही सरकारें हमारी बात सुनती रही हैं। और आज अगर ये बिना संघर्ष के जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं कि हम उसका एक फंड बनाएंगे, फंड की जरूरत नहीं है, कमिटेड एक्सपेंडिचर है। पेंशन, वेतन, ब्याज ये कमिटेड एक्सपेंडिचर में श्रेणी में आता है। तो हमारा पहले की व्यवस्था के अनुसार 1-4-5 के पहले जो हमारी जीपीएफ की व्यवस्था थी, जीपीएफ नियमावली 1985 कैंसिल किया है, उसको बहाल करें। और वो पैसा, और इसमें एक पैसा सरकार खर्च नहीं होना है। सरकार हमको पेंशन दे रही है, नए लोगों का शेयर मार्केट में पैसा भेज रही है, वो बंद हो जाएगा और अरबों रुपया सरकार को उनके शेयर का पैसा उनको मिल जाएगा, हमारे कर्मचारियों के शेयर का उनके जीपीएफ खाते में डाला जा सकता है। एक पाई सरकार को खर्च नहीं करना है, बल्कि सरकार की बचत हो रही है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने। तो फिर ये हटाई क्यों गई थी? और ये हटाए हुए तो 16 साल हो गए ना, 17 साल हो गए रामनाथ यादव। हाँ। आज ये चुनावी मुद्दा क्यों बन रहा है ये मसला? मेरा नाम अमरनाथ यादव है जी। और जहां तक मुद्दा, ये तो राजनीतिक लोग हैं, मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हमारे कर्मचारी संगठनों की भी ये करीब हर पॉलिटिकल पार्टी को लिखते हैं कि अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करिए। और आचार संहिता के अनुसार हम कर्मचारी संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते, हम नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक संगठन है। और इसके बाद हमको तो आज भी भरोसा है कि हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें माननीय अखिलेश जी कहे, लेकिन बिना सड़क पर उतरे हुए पुरानी पेंशन हमको नहीं मिलेगी, आज भी मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि नहीं माननीय मिलेगी। योगी जी भी तो मतलब लंबा ये पत्र लिखे सिर्फ थे मनमोहन सिंह जी। अमरनाथ यादव, ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? अब ये तो नहीं कह रहा हूं, हो सकता है भाई मुलायम सिंह जी एक बार वार्ता के दौरान हमसे कहे कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, वो वास्तव में किए 51 दिन हड़ताल के बाद किए, लेकिन किया तो हो सकता है भाई उनका बात के धनी हो, वो करे तो अच्छी बात, मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं अविश्वास भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम एक बात बता रहा हूं, हमारा अनुभव कहता है कि नॉन पॉलिटिकल होकर के हम लोग गैर राजनीतिक के रूप में ही अपनी बात को कर सकते हैं, और आचार संहिता भी यही कहती है। और अभी आपने देखा एक डीएम ने कार्रवाई एक कर्मचारी के खिलाफ किया है कि आपने अमुक पार्टी का अपने ऊपर मोबाइल से जो है प्रचार किया है, तो हमारे विरुद्ध तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन यह है कि जो लोग उनके साथ बैठे हैं वो सब रिटायर हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ रिटायर मैं भी हूं, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं संगठन गैर राजनीतिक है, संघर्ष के बल पे ही मिलेगा, और इन्होंने एक घोषणा किया, घोषणा के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। ठीक है राकेश त्रिपाठी, पर मुझे एक चीज बताइए, बड़ी दिलचस्प सी बात है, और बल्कि मैं चारों अपने राजनीतिक मेहमानों से यह सवाल पूछना चाहूंगा। कोई एमएलए बन जाता है, एमएलसी बन जाता है, लोकसभा सांसद बन जाता है, राज्यसभा सांसद बन जाता है, एक बार बने, 4 बार के लिए बने, 2 महीने के लिए बने, उसकी पेंशन तो तय हो जाती है ना राकेश त्रिपाठी। और सरकारी कर्मचारी की पेंशन को लेकर नए नए पेंच डाल दिए जाते हैं। ये बुढ़ापे का सहारा है ना भाई। सरकारी कर्मचारी को वो कम वेतन में भी खुश रहता है। निजी क्षेत्र में, मैं निजी क्षेत्र में काम करता हूं, सरकारी क्षेत्र के मुकाबले मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, पर मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। पर सरकारी कर्मचारी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, आज तनख्वाह कम मिल रही है पर मुझे पेंशन मिलेगी। संदीप चौधरी, आपको तो मिलेगी नहीं पेंशन। नेताओं को बन जाए एमएलए, एमएलसी, एमपी, पेंशन तभी शुरू हो जाती है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, सरकारी कर्मचारी की नहीं। अजीब लगता है। नहीं देखिए संदीप जी, ये विषय आप जो उठा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हो, सर्वदलीय बैठक में सभी दल मिलकर के इस पर अपना विचार रखें, और सभी दल मिलकर के अगर चाहेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो भी निर्वाचित होकर के आते हैं उनकी पेंशन समाप्त कर दी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सभी दलों के साथ बैठ करके उनके परामर्श करने का विषय है, और सब मिलकर के तय करेंगे तो नहीं नहीं, मिलकर तय करते हैं ना, मिलकर तय करते हैं ना राकेश त्रिपाठी। 1 मिनट नहीं लगता। संसद में जब तनख्वाहें बढ़ानी होती है, एमपीज को अपनी अपने अलाउंसेस बढ़ाने होते हैं, तो ऐसी सर्वसम्मति किसी चीज पर नहीं बनती। 1 मिनट में सब कुछ पास हो जाता है। आम आदमी को आपने भी कटाक्ष किया समाजवादी पर, समाजवादी आप पर कटाक्ष करते हैं, जो भी आप ये फ्री की राजनीति करते हैं। लेकिन फ्री की राजनीति ये हमारे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, ये जो सारे लोग, बड़े बड़े मकान, हजारों घंटों का फोन फ्री, हवाई जहाज में यात्रा फ्री, फर्स्ट एसी, आम आदमी तो बुकिंग ही नहीं होगी क्योंकि सांसद साहब के कोटे में ही सारी सीटें पूरी हो जाती हैं। वो जो चल रहा है, तनख्वाह नहीं मिलती क्या एमपीज को, एमएलएज को? इस पर चर्चा, आम आदमी को फ्री क्यों दिया जा रहा है जी? वित्तीय घाटा बढ़ जाता है। वित्तीय घाटा नेता नहीं बढ़ाते इस देश का। नहीं, मैं संदीप जी कहूंगा, आप जो बात कह रहे हैं ये आदर्श की बात है, और इस पर एक अच्छा, ये व्यापक बहस आदर्श की आवश्यकता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को या मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं में आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी लंबी घोषणाएं की थी, मैं आवास नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन क्यों ले लिया आखिरकार? वो डीएनए बदल जाता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाती है। जिसके बिना सत्ता में आते ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड अरविंद केजरीवाल भी हो गए। मैं तो खुलकर कह रहा हूं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं संदीप जी, ये एक व्यापक विमर्श का विषय है, व्यापक बहस का विषय है। राजनीतिक सुधार की दिशा में ये भी एक विषय चिंता का हो सकता है, चर्चा का हो सकता है। इसको लेकर के व्यापक जन विमर्श की आवश्यकता है कि क्या सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती हैं,
विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और बहुत सारी सुविधाओं में कटौतियां हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद लाल बत्ती की सुविधा किस प्रकार से हटाई गई है, ये पूरे देश ने देखा है। वीआईपी कल्चर को किस तरह से रोकने का काम किया है, मैं तो उदाहरण देकर के बताऊंगा। आप तो विधायक और सांसदों की बात कह रहे हैं, अरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के छुटभइये नेता किस तरह से गनर लेकर के चला करते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहते हुए हमने आज तक कोई गनर नहीं लिया है, किसी प्रकार की सरकारी सुविधा अवेल नहीं की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के छुटभइये नेता, विधानसभा स्तर के तमाम जिम्मेदारियां पाए हुए नेता गनर लेकर के, वायु श्रेणी सुरक्षा लेकर के चला करते थे। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किस प्रकार अच्छा, आपके काल में राम राज्य आ गया है, पर मैं अभी इसी मुद्दे पर हूं। एक सेकंड, जूही सिंह, आम जनता को सुविधाएं भी देखिए, फ्री का पानी, आप विदेश घूमी हैं, मतलब हमारे जैसे विकासशील देश भी आप सीधे नलके से पानी पी सकते हैं आप भारत में? ईमानदारी से बताइएगा, सीधे नलके से पानी पी सकते हैं आप? मुंबई वगैरह को छोड़ दो, बिना बैकअप के, इन्वर्टर के या डीजी जेनसेट के आपकी सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जी सकते हैं? संदीप जी, ये जो बत्ती की बात अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। नहीं पी सकते, ये भी बात सही है, बहुत काम करने को है। और जो आपने मुद्दा उठाया, तो शायद जरूर कुछ तो राजनीतिक लोग होंगे, लेट्स होप कि हम अपनी पार्टी में बात कर सके, जो इतनी बेशर्मी से ना कहें कि हम तो अपने भत्ते, हम तो अपनी सैलरी और हम तो अपना गनर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वीआईपी अच्छी तरह हम देख चुके हैं। कितनी बार जब एम्बुलेंस फंसती है, जब एम्बुलेंस नहीं चल पाती है, आपके खुद के विधायक जब टोल प्लाजा पे लोगों से गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो राकेश त्रिपाठी की थोड़ा सा गंभीरता, मस्खरी का ना ये पैनल है, यहाँ अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। हो सकता है कि आम जनता जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, यही दिखा रही है कि कितने आप संवेदनहीन हो चुके हैं और कितनी जनता की कठिनाई से आप रूबरू हो सकते हैं। अभी बात हो रही थी पेंशन की, हमारे यादव जी की बात हम लोगों ने सुनी। वो सही बात है कि आपने कहा कि संगठन से ही इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और समाजवादी पार्टी आपको पूरी उम्मीद दिलाती है कि हम आपके संगठन का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। अगर कोई हमारी पार्टी में आया है, सभी पार्टी में लोग जाते हैं, ज्ञापन लेके जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो शिक्षा मित्रों बीएड टीईटी केशव प्रसाद मौर्य ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया था पिछले चुनाव में कि 3 महीने के अंदर हम कमेटी बना करके उनकी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। 3 महीने के अंदर दिनेश शर्मा द्वारा गठित एक कमेटी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करना चाह रही थी। तो क्या वो चुनावी वादे थे? और आपने अपने संकल्प पत्र का कौन सा एक संकल्प पूरा किया है, यही बता दीजिए। ठीक है, ना मैं अभी दूसरे पहलू पर आ गया, मैं उस पर अभी कायम हूं। पंकज श्रीवास्तव, मतलब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ना दी जाए, कम हो, मार्केट लिंक्ड, बाजार तय करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, 17 साल पहले इजाद हो गई। पर सांसदों विधायकों को 2 दिन के लिए विधायक भी बन गए तो पेंशन तो बंद गई ना, ताउम्र की पेंशन। बिल्कुल ये सही बात है, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार इस देश में, जब भाजपा की उनकी सरकार थी, तो उन्होंने खत्म किया था पेंशन, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। देखिए मूल बात क्या है? मूल बात है सबको एक सुरक्षित भविष्य चाहिए, एक सुरक्षा चक्र चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चक्र चाहिए। दुनिया में कल्याणकारी राजनीति यही एक बुनियादी धारणा है। तो नहीं, ये सुरक्षा चक्र 2 दिन के विधायक को तो दे दिया जाता है ताउम्र। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं। अगला वाक्य मेरा वही है कि राजनीतिक दल चूंकि सत्ता चलाते हैं, सत्ता संचालन में उनकी पूरी भूमिका होती है, और इस मामले में एक वर्ग की तरह वो एक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि जैसे ही वो आता है, उनके अपने तमाम तर्क हैं, अपने खर्चों के वगैरह वगैरह, मैं उस पर अभी डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन वो एक वर्ग की तरह बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आप पत्रकार हैं, या जो पत्रकार रहे हैं, या जो कर्मचारी पेंशन वाले लोग हैं, वो उस अपनी वर्गीय हितों को नहीं समझते हैं या नहीं करते हैं। क्यों नहीं पत्रकारों को मिलना चाहिए पेंशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे जो। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद अगर किसी ने जीवन भर काम किया, जैसा भी काम किया है, तो उस सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको भोजन, उसको आवास, उसको बाकी जितनी स्वास्थ्य की उसकी दिक्कतें हैं, उसकी जिम्मेदारी कल्याणकारी राज्य की है। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, हमने इसलिए चुना है। देखिए
इसमें बुरा मानने की भी बात नहीं है, किसी को हमने चुना है, ये अपने आप कहीं ईश्वर से थोपे गए लोग नहीं है कि दे देंगे तो एहसान करेंगे। अरे भाई, आपकी ड्यूटी है, आपको इसी दिशा में देश की अर्थव्यवस्था ले जानी है। और अगर आप इस देश तो इसमें बदलाव तो 2004 में नई पेंशन स्कीम इजाद हुई, 2004 में ही सत्ता परिवर्तन भी हो गया था, नीति परिवर्तन हो सकता था। गाहे बगाहे सारे राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। खर्चा आम आदमी पर खर्चे की बात आती है तो वो रुक जाते हैं, हाथ थम जाता है। चुनाव के वक्त तो खुल जाएगा हाथ, वैसे थमा रहता है। संदीप जी, मैं कह रहा हूं कि एक अनुभव उस समय देश की अर्थव्यवस्था एक बेहतरीन स्थिति की ओर जा रही थी। आपको याद होगा कि किस तरह यूपीए 1 में हमारी ब्याज दरें कहां गई थी और किस तरह से लोगों को बड़े पैमाने पर लोगों ने मकान गाड़ियां खरीदी थी। किस तरह से करीब बताते हैं कि 30 करोड़ लोग मध्य वर्ग में आए थे, निम्न मध्य वर्ग से। तो उस समय यह माना गया था कि साहब ठीक है, बाजार से लिंक करिए तो शायद ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की अर्थव्यवस्था का जिस तरह से कबाड़ा किया है, और उत्तर प्रदेश तो उसका एक अद्भुत उदाहरण है। यहां पर अर्थव्यवस्था की तो आप कोई बात ही ना करें। तो आपको अगर नहीं पता है कि कैसे अर्थव्यवस्था चलती है तो आपने जो बर्बाद, ठीक है डॉक्टर अहमद खान, आम आदमी को तो चाहिए रेवड़ियां, राजनीतिक जमात को चाहिए दरअसल असली सुरक्षा। खेल ये भी हो रहा है क्या? ये चौधरी साहब देखिए, ये मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि एक बार जो एमएलए हो जाता है उसके बाद तो पेंशन बन जाती है। लेकिन वही एमएलए अगर एमपी हो गया तो एमपी का भी पेंशन लेता है और यहाँ उत्तर प्रदेश में आके 1 लाख रुपए का वाउचर लेता है, 1 लाख रुपए का वो कूपन लेता है, और कूपन नहीं लिया तो 50,000 का उसको डीजल का पैसा मिल जाता है। ये दो मापदंड जो बने हुए हैं, ये बहुत खतरनाक है। एक आदमी दो पेंशन ले रहा, एमएलसी बन गया तो फिर एमपी बन गया तो भी ले रहा पैसा वो। यहाँ एमएलसी का पैसा भी ले रहा है और उधर जाके एमपी का पैसा भी ले रहा है, फर्स्ट क्लास एसी में चल भी रहा है और जितने भत्ते हैं वो भी ले रहा है। ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए चौधरी साहब। ये जो बाकी लोगों को जो मिल रहा पेंशन, मान लीजिए कोई अकेला एमएलए बन गया, उसको पेंशन मिल रही है तो चलिए समझ में आता है। लेकिन वही आदमी अगर एमपी बन गया तो एमपी वाला भी पेंशन ले रहा है, एमपी वाले सुविधा भी ले रहा है और एक्स एमएलए वाला भी सुविधा ले रहा है। ये जो विसंगतियां हैं इसको दूर होना चाहिए। ये तो राजनीति में सभी पार्टियों को मिलकर इस बात को तय करना चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इस पे जनता का भार पड़ता है और जनता पर भार पड़ता है। जनता ही, हम ही लोग वो पैसा देते हैं जब वित्तीय घाटा हो या कर्जा लेना पड़ता है। तो जो ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, ये दरअसल आपके मेरे पैसे से ही बांटी जाती हैं। इनमें से आधी मिलती हैं, आधी नहीं मिलती, असल मुद्दे गौण कर दिए जाते हैं। तो आप क्योंकि जनता जनार्दन हैं तो इन फ्री की रेवड़ियों से भी बरक्स थोड़ा सा आगे बढ़कर दरअसल आपके हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में कौन बात कर रहा है उसकी परख भी आपको करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।